So types of business organization. This is our chapter number 4, and it is one of the most important chapter related to the unit 1, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवाल आते हैं आपके. सो ये आपके जो है वो कब का इसकी पक्की तैयारी होनी चाहिए आपके चैप्टर की. अच्छा जी. तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम ने जो पहले भी चीज डिस्कस करी है, दैट इज द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. तो यूजुअली आपके जो बिजनेस की ओनरशिप है वो दो तरीके की होती है. या तो बिजनेस जो है वो पब्लिक सेक्टर ओन करता है, या तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है. पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं विच आर ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. तो ओनरशिप की अगर हम बात करें, तो ओनरशिप इज बेसिकली पब्लिक सेक्टर ओनरशिप बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं विच आर ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है. वेयर एज प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस आपके वो बिजनेसेस होते हैं विच आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. तो ये गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो यूजुअली ये प्राइवेट लोग जैसे मैं आप, तो हम लोग इसको ओन कर रहे होते हैं बिजनेसेस को. तो बात करते हैं हम लोग आज लीगल स्ट्रक्चर्स की, के डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के, जिसके अंदर सबसे पहला और सबसे मशहूर बिजनेस है आपका सोल ट्रेडर बिजनेस. Sole trader, it is a type of business where there is only a single owner who takes all the risk of share of starting a new business and keeping all the profit with himself. तो सोल ट्रेडर बिजनेस आपका वो बिजनेस होता है जिसमें एक ही बंदा जो है वो रिस्क लेता है, वो स्टार्टअप करता है बिजनेस को, कंबाइन करता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और सारा प्रॉफिट भी जो है वो खुद रखता है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ताज ओन स्टार्ट्स हिज ओन रेस्टोरेंट. मिस्टर ताज जो है वो अगर अपना नया रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो वो उनका क्या होगा, पूरा अपना खुद का बिजनेस होगा. तो दैट विल बी अ सोल ट्रेडर. तो सोल ट्रेडर बिजनेस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले तो ये दे कीप ऑल द प्रॉफिट्स. फिर इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी ऑफ द ओनर एंड द बिजनेस इफ द प्रॉफिट इंक्रीजेस. अगर बिजनेस जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है, ओनर की भी और साथ ही साथ आपके बिजनेस की भी. देन फ्यू लीगल रेगुलेशंस कंपेयर टू द अदर बिजनेसेस. मतलब कि इजी टू सेटअप. ये जो बिजनेस है आपका सोल ट्रेडर, इसके अंदर लीगल रेगुलेशंस, लीगल फॉर्मेलिटीज काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी इजियर टू सेटअप द बिजनेस. फोर्थ, यू हैव द ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग. सारे डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होती है, आपके ओनर के हाथ में होती है. ओनर सारे डिसीजंस ले सकता है खुद से, उसको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती. एंड डज नॉट हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एनीवन एल्स अबाउट द बिजनेस. दैट मीन्स ही enjoys complete secrecy. कि बेसिकली किसी को अपने फाइनेंशियल्स नहीं दिखाता, अपनी इनकम स्टेटमेंट जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है, अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता है, तो वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, अनलाइक अदर बिजनेसेस. तो बेसिकली ये फायदा है इसका कि दे एंजॉय कंप्लीट सीक्रेसी एज वेल. हाउएवर सोल ट्रेडर के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं. सोल ट्रेडर के डिसएडवांटेज क्या है कि देयर इज लैक ऑफ कैपिटल. यूजुअली इसको बैंक लोन मिलना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है. प्लस दे कैन नॉट इशू शेयर्स, क्योंकि इनका जो लीगल स्ट्रक्चर होता है, इट डज नॉट अलाउ देम टू इशू शेयर्स, तो दे कैन नॉट इशू शेयर्स एज वेल. तो ज़्यादातर इनको अपनी सेविंग्स से ही काम चलाना पड़ता है. तो यूजुअली सेविंग्स इनकी इतनी होती नहीं है, तो उसके बाद जो है उसकी वजह से दे फेस द चैलेंज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल. सेकेंडली, विल हैव टू बेयर ऑल द लॉसेस बाय हिमसेल्फ. बेसिकली आपका सोल ट्रेडर जो है वो सारे लॉसेस खुद ही बेयर करता है. लॉस आप डिवाइड नहीं कर सकते, लॉस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. आपने अगर सारा प्रॉफिट रख रहे हो, अगर इसका ये फायदा है, लेकिन इसका नुकसान भी है कि सारे लॉसेस भी जो है वो खुद ही बेयर करने पड़ते हैं. Thirdly, will have no one to share the responsibility with. तो कभी कभार आपका जो सोल ट्रेडर होता है उसके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि वो मिस मैनेज कर देता है बहुत सारी चीजें, बिकॉज देर इज नो वन टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद. वो किसी के साथ अपना काम बांट नहीं सकता, सारी चीजें उसको खुद करनी होती हैं. एंड फोर्थ इज बेसिकली द अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट. दैट इज के आपका ओनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं, they are at risk or they are at stake when the owner takes a debt or a loan from a bank. In case the owner is unable to pay back the loan, the owner's personal asset will be sold in order to pay back the loan. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइबिलिटी है, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द बिजनेस, बट इट इज अनलिमिटेड. अगर आपने किसी से भी उधार लिया हुआ है और अब आपका बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, या बिजनेस की ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आपने किसी से भी उधार लिया हुआ है, आपको वो उधार वापस करना है, और आपको किसी तरीके भी से वो उधार वापस करना है. मतलब आप बिजनेस के एसेट बेचो, अपने पर्सनल एसेट बेचो, whatsoever, but the amount of loan that you have taken, it should be paid back. सही है. तो बेसिकली आपके पर्सनल एसेट्स भी आपको बेचने पड़ जाते हैं कभी कभार इन ऑर्डर टू रिटर्न द डेट अमाउंट. तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है.
प्लस देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब होता है बिजनेस और ओनर दोनों एक ही आइडेंटिटी है। मतलब कि अगर बिजनेस, कोई लेट्स सपोज बिजनेस के ऊपर कोई केस होता है, तो इसका ओनर जो है वो जेल में जाएगा, बिकॉज बिजनेस एंड ओनर आर टू नॉट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मतलब ये लोग एक ही आइडेंटिटी है, ओनर एंड बिजनेस सेम सेम। एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल इन केस कोई अगर ओनर इसका जो सोल ट्रेडर है वो मर जाता है, तो फिर ये बिजनेस भी उसके साथ ऑन पेपर मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोल ट्रेडर है, वो एक ट्रेडिंग लाइसेंस लेता है और वो ट्रेडिंग लाइसेंस अपने नाम पे बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ताहा अपने नाम पे वो लाइसेंस बनाते हैं। अब मिस्टर ताहा का इंतकाल हो जाता है, मिस्टर ताहा मर जाते हैं, तो मिस्टर ताहा का जो ये ट्रेडिंग लाइसेंस है इट इज नाउ बिकम इनवैलिड। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑन पेपर मरे हुए बंदा कभी भी बिजनेस का ओनर नहीं हो सकता, तो ये इनवैलिड हो गया। अब लेट्स सपोज मिस्टर अली है जो कि मिस्टर ताहा का बेटा है। तो बेसिकली मिस्टर अली जो है वो इस रेस्टोरेंट का मालिक बनता है जो मिस्टर ताहा ने स्टार्ट करा था। तो वो क्या करेगा, वो नया ट्रेडिंग लाइसेंस बनवाएगा अपने नाम के ऊपर। तो ऑन पेपर अब ये एक नया बिजनेस है जो कि मिस्टर अली ओन करते हैं, और मिस्टर ताहा का जो बिजनेस है वो ऑन पेपर खत्म हो चुका है। तो फिजिकली शायद वो सेम ही रेस्टोरेंट हो, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो मिस्टर अली इज नाउ द न्यू ओनर, एंड इट इज कम्प्लीटली अ न्यू बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट। तो नो कंटिन्यूटी एज वेल दैट के अगर आपका कोई ओनर मर जाता है तो वो बिजनेस भी जो है वो बंद हो जाता है। चलो इसका तो बेटा था, अगर इसका कोई बेटा नहीं होता और सोल ट्रेडर होता फिर क्या होता, फिर तो बिजनेस बंद ही करना पड़ता। तो दिस इज व्हाट योर डिसएडवांटेजेस आर। आई होप आप लोग को अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो इसका कॉन्सेप्ट, ये 3 पॉइंट समझ आते हो, क्योंकि हम लोग डिटेल में क्लासेस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंड करेंटली वी आर जस्ट रिवाइजिंग दीज थिंग्स। फिर उसके बाद सेकंड जो आपका लीगल स्ट्रक्चर होता है दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज अ बिजनेस। अच्छा, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको चैट पे लिख दिएगा या क्लास के एंड में मेरे से पूछ लेगा, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो आप लोग अपनी क्वेरीज नोट डाउन करते रहिएगा। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप इज अ बिजनेस दैट इज ओन एंड कंट्रोल बाय टू और मोर पीपल। दे एग्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग देम सेल्स। तो पार्टनरशिप के अंदर जब दो से ज्यादा लोग जो है वो साथ में मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और अप टू 20 भी, ये किसी किसी कंट्रीज में 20 पार्टनर्स तक आप लेके जा सकते हो। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टनर्स दैट यू कैन हैव इन अ बिजनेस, एंड दे एग्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये लोग अपने आपस में क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज 3 पार्टनर है, अगर टॉम, सैम एंड जेकब, ये 3 लोग अगर पार्टनरशिप में आते हैं, तो ये तीनों आपस में क्या बनाएंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं डीड ऑफ पार्टनरशिप। ये डीड ऑफ पार्टनरशिप इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप दैट द पार्टनर्स हैव एग्रीड अपॉन। इसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कौन कितना काम करेगा, कौन कितना पैसा लेकर आएगा, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कितनी ड्राइंग्स कर सकता है। तो मतलब इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं अबाउट द डीड ऑफ द पार्टनरशिप, दैट हाउ द पार्टनरशिप विल गो ऑन। फिर उसके बाद बात करते हैं कि पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं। अब जाहिर सी बात है, आप एक से ज्यादा बंदा लेकर आओगे तो लॉसेस आपके शेयर हो जाएंगे। अनलाइक सोल ट्रेडर, यहाँ पे जो है वो आपके लॉसेस एक बंदा पूरे कंट्रोल नहीं कर रहा होता, यहाँ पे आपके लॉसेस क्या हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं। सेकेंडली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों शेयर होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे ओनरशिप में, तो एक से ज्यादा लोग जो है वो कंसर्न होते हैं अपने बिजनेस को लेके, तो हर कोई जो है वो एफर्ट्स डाल रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। तो यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे टॉम, सैम और जेकब, ये 3 लोग जो पार्टनरशिप के अंदर आए हैं, तो ये तीनों जो है वो आपस में क्या कर रहे होंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे होंगे। जैसे ये मार्केटिंग देख रहा होगा, ये ऑपरेशंस देख रहा होगा, ये फाइनेंस देख रहा होगा, तो हर कोई अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अपना अपना काम देख रहा होगा। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड, देयर इज मोर आइडियाज दैट कैन बी जनरेटेड इन द बिजनेस, बिकॉज ज्यादा थिंक टैंक है, ज्यादा 3 लोग हैं, 3 दिमाग हैं जो कि सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में। फिर मोर कैपिटल इज अवेलेबल, ऑफ कोर्स आपका कैपिटल भी जो है वो काफी ज्यादा अवेलेबल होता है, बिकॉज 3 पीपल आर नाउ ब्रिंगिंग देयर सेविंग्स इनटू द बिजनेस। 3 लोग एक साथ जो है वो अपना पैसा लेकर आने बिजनेस के अंदर, तो जाहिर सी बात है देयर इज मोर कैपिटल अवेलेबल। सोल ट्रेडर में सिर्फ एक ही बंदा अपना पैसा लगाता था, अपनी सेविंग्स लगाता था। यहाँ पे 3 लोग जो है वो अपनी सेविंग्स लगाएंगे, या 4 लोग, मतलब जितने भी लोग पार्टनरशिप में आते हैं वो अपनी अपनी सेविंग्स लेकर आते हैं। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ मोर कैपिटल अवेलेबल, देन मोर आइडियाज आर ब्रॉट इनटू द बिजनेस। आपके और नए आइडियाज जो है वो बिजनेस के अंदर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है
there are three brains who are thinking at a time. So three brains, three different ideas are coming into the business. So more and more ideas can come into the business, जिसकी वजह से आपका बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वो नए प्रोडक्ट्स और नए यूनिक सेलिंग पॉइंट्स भी अपने प्रोडक्ट के अंदर लेकर आ सकता है. हाउएवर डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, सो डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप इज दैट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड. आपके प्रॉफिट आपको शेयर करने पड़ेंगे. मतलब कि सो ट्रेडर में ओनर जो था वो खुद ही प्रॉफिट रखता था, लेकिन अब पार्टनरशिप में यू विल हैव टू शेयर द प्रॉफिट अमंग द अदर पार्टनर्स एज वेल, व्हिच इज अ डिसएडवांटेज. सेकेंडली, डज नॉट हैव फुल कंट्रोल. ऑफ कोर्स अब डिसीजन मेकिंग भी जो है वो आपकी शेयर हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि तीन ओनर्स हैं, एक ओनर नहीं है. तो अब फुल कंट्रोल जो है वो सोल ट्रेडर की तरह एक बंदे के पास नहीं होता, बल्कि आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो शेयर हो जाती है अमंग द थ्री पीपल. Then disagreements between the partners. Of course, there can also be disagreement between the partners. बल्कि partnership मतलब more than 70% of partnerships break due to this particular reason, that is the disagreement. क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करता है, किसी और की सुनता नहीं है. सही है. जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग अपने टीचरों की कहाँ सुनते हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. नहीं, आपको तो करनी है जो अपनी करनी है. तो डिसएग्रीमेंट की वजह से नाराजगी भी होती है और फिर फड्डे भी होते हैं और आप जो है वो टीचर से नाराज भी रहते हैं. लेकिन क्या है, अगेन पार्टनरशिप के अंदर भी यही होता है कि डिसएग्रीमेंट आता है तो आपस में पार्टनर नाराज हो जाते हैं, आपस में फड्डे हो जाते हैं और पार्टनरशिप एट द एंड टूट जाती है. देन ऑफ कोर्स दीज पार्टनरशिप बिजनेसेस आल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे किया मतलब कि बेसिकली जो भी पार्टनर्स हैं, सही है, इनके पर्सनल एसेट्स भी एट स्टेक होंगे अगर पार्टनरशिप बिजनेस कोई लोन लेता है. लेट्स सपोज टॉम, सैम और जेकब, ये तीन लोग जो है वो जाके बैंक से लोन लेते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए. तो बैंक को अगर ये लोन चुका नहीं पाए तो जेकब के, सैम के और टॉम के पर्सनल एसेट्स को भी सेल किया जाएगा जब तक पूरा अमाउंट बैंक का वापस नहीं हो जाता. तो दे आल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. देन देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब पार्टनरशिप पे केस हुआ तो तीनों ओनर्स पे भी केस होगा, तीनों ओनर्स जेल जा सकते हैं. सो तीनों ओनर्स और पार्टनरशिप जो है वो दे डोंट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दे आर अ सिंगल एंटिटी. ठीक है. एंड लास्टली देयर इज नो कंटिन्यूटी. अब पार्टनरशिप में नो कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि बेसिकली टॉम, सैम और जेकब, ये तीन लोग पार्टनरशिप में तो दे क्रिएटेड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अब लेट्स सपोज एक भी बंदा पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है या एक भी बंदा पार्ट मर जाता है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाए. फॉर एग्जांपल जेकब अगर मर गया तो ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन तीनों के बीच में था वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. तो अब बचे टॉम और सैम. या तो अगर टॉम और सैम दोनों अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये लोग जो है वो नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे. तो ये नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस एक नया बिजनेस है जो कि अब पार्टनरशिप किस दोनों में है, टॉम और सैम के दोनों में. पुराना बिजनेस जो था वो पार्टनरशिप तीन लोगों में थी, लेकिन वो एक पार्टनर मर गया या एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया. अब जो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से ये दो ओनर्स हैं बिजनेस के. सो दिस इज व्हाई वी से दैट देयर इज नो कंटिन्यूटी, क्योंकि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हो रहा है वो डिसॉल्व हो गया तो वो बिजनेस खत्म. अब जो नया पार्टनरशिप बनेगा वो बिल्कुल नया बिजनेस होगा. और दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इन केस कोई भी पार्टनर मर जाता है या कोई भी पार्टनर छोड़ के चला जाता है. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप्स. फिर उसके बाद हम लोग तीसरे अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलते हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर्स. Now, joint venture is an interesting type of business because ये थोड़ा सा पार्टनरशिप से भी मिलता जुलता है, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं होता. These are known as joint ventures. अब पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स आ रहे थे, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस आते हैं. सो व्हेन टू और मोर बिजनेस come together and start a new project by sharing their capitals, risk and profits. तो यहाँ पे joint ventures के अंदर ventures का मतलब होता है businesses. सही है. तो जब दो बिजनेसेस या दो से ज्यादा बिजनेसेस मिलके एक तीसरा एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर. अच्छा बच्चे कुछ इसको ना मर्जर के साथ भी जो है वो कंफ्यूज करते हैं. मर्जर का और जॉइंट वेंचर का फर्क क्या है बच्चों, देखें. अब जैसे यहाँ पे सोनी है और एरिक्सन है. सही है. सोनी होम अप्लायंसेस बिजनेस है भाई, होम अप्लायंसेस बनाता है. एरिक्सन जो है वो नेटवर्किंग कंपनी है. दोनों ने मिलके जो है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करा. दोनों ने पैसा लगाया, दोनों ने जो है वो रिस्क लिया और नया बिजनेस स्टार्ट करा, दैट इज सोनी एरिक्सन. और सोनी एरिक्सन क्या बनाता था, अपने स्मार्टफोन्स. तो अब बेसिकली ये मर्जर क्यों नहीं हो रहा, देखें. मर्जर के अंदर ये दो बिजनेसेस मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
और इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जॉइंट वेंचर इसलिए है क्योंकि इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी। मतलब एरिक्सन अपना नेटवर्किंग कंपनी चला रहा है, सोनी अपना होम अप्लायंसेस बिजनेस रन कर रहा है, और ये तीनों दोनों ने मिलके एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करा है, वो भी अपनी जगह चल रहा है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन्स। मर्जर में क्या होता है, दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों मर्ज हो जाते हैं और दोनों अपने अपने ये बिजनेसेस ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, माइनर से डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड मर्जर एज वेल। ठीक है। तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे निसान एंड गंधारा। बेसिकली पाकिस्तान की मार्केट में निसान को एंटर होना, तो निसान ने गंधारा के साथ जॉइंट वेंचर करा और पाकिस्तान में लॉन्च करा। एटलस होंडा, पाकिस्तान में जितनी भी होंडा की गाड़ियां हैं, तो ये होंडा अकेला जो है वो ओनरशिप नहीं रखता। देयर इज ऑल्सो कंपनी नेम्ड एज एटलस। एटलस पाकिस्तानी कंपनी है जिसके साथ होंडा ने एक जॉइंट वेंचर करके जो है वो पाकिस्तान में आके वो गाड़ियां सेल कर रहा है, दैट इज एटलस होंडा। तो देखा जाए तो बेसिकली आपके ये तीन एग्जांपल्स हैं जॉइंट वेंचर के। और जॉइंट वेंचर आप इसलिए करते हो यूजुअली कि किसी नई कंट्री में आपने एंटर होना होता है, सही, तो आप उस कंट्री के लोकल बिजनेस के साथ एक जॉइंट वेंचर करके उस कंट्री के अंदर एंटर हो जाते हो, क्योंकि लोकल बिजनेस के साथ आप इसलिए जॉइंट वेंचर करते हो क्योंकि उस लोकल बिजनेस को उस मार्केट का पता होता है कि वो मार्केट कैसे चलेगी। So the advantages of joint venture is that risk will be shared among the two businesses. तो जो भी दो businesses आपस में मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो आपस में रिस्क शेयर होता है। सेकेंडली, शेयर ऑफ कॉस्ट एज बोथ बिजनेसेस ब्रिंग कैपिटल। अगेन पार्टनर, जस्ट जस्ट लाइक पार्टनरशिप, यहाँ पे दोनों बिजनेसेस, नॉट इंडिविजुअल्स बट बिजनेसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कैपिटल शेयर कर रहे हैं अपना अपना। And local knowledge is available as both of the business can target their local markets with the product of the newly established ones. तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी है कि बेसिकली बिजनेस ए है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस बी है जो कि जर्मनी में ऑपरेट कर रहा है। अब ये बिजनेस बी और बिजनेस ए दोनों जो है वो एक नई कंट्री में जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन विच इज नेम्ड एज बिजनेस ए बी। और वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेट्स सपोज ये जो है वो इन्होंने यूएसए में बिजनेस स्टार्ट करा। अब यूएसए में बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ ये जो बिजनेस है इसको ये जर्मनी में भी टारगेट कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी, मतलब अपने अपने लोकल एरियाज में भी जो है वो इसको वो टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ दीज लोकल मार्केट्स। तो अपना ये जो नया प्रोडक्ट नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो दे इट विल बी इजियर फॉर देम टू स्टैब्लिश दिस बिजनेस इनटू देयर लोकल मार्केट्स एज वेल एंड सेल द प्रोडक्ट्स इन देयर लोकल मार्केट्स। तो ये भी आपको एक फायदा होता है जॉइंट वेंचर का। However, disadvantage is that profits are shared just like partnership। यहाँ पे दो businesses हैं तो दोनों businesses के बीच में क्या share होगा, आपका profit share होगा। Secondly, if the reputation of existing business fall, it might also affect the reputation of the joint venture business। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये नया बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन इस बिजनेस जो जर्मनी में है इसकी रेपुटेशन अगर फॉल आती है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई इलीगल एप्लीकेशन फॉल होने की वजह से ये जो जॉइंट वेंचर बिजनेस है इसको भी अफेक्ट होगा और इस बिजनेस को भी अफेक्ट होगा, हालांकि इसकी कोई गलती है नहीं, लेकिन फिर भी इस बिजनेस की गलती की वजह से ये वाला जो जॉइंट वेंचर बिजनेस है वो भी और ये वाला बिजनेस भी अफेक्ट करेगा। Disagreements can occur, might break the joint venture as well। अल्टीमेटली दोनों ओनर्स हैं दोनों बिजनेस के, इनके बीच में भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इनके बीच में भी जो है वो पड्डा हो सकता है, तो उसकी वजह से जो है वो डिसएग्रीमेंट्स की वजह से आपका जॉइंट वेंचर खत्म हो सकता है। एंड बोथ द जॉइंट वेंचर पार्टनर माइट हैव डिफरेंट वेज ऑफ रनिंग द बिजनेस। अब देखें, हमने आगे एचआर में पढ़ा था कि बेसिकली बिजनेसेस के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करता है, कोई डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करता है। तो यूजुअली मसला क्या आता है कि फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस बी जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है और बिजनेस ए जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जब ये लोग जॉइंट वेंचर करेंगे, सो दे बोथ विल हैव डिफरेंस इन ओपिनियंस ऑफ रनिंग द बिजनेस, क्योंकि दोनों के तौर तरीके डिफरेंट है। तो ये कोई बहुत, ये वाला बहुत एग्रेसिव होकर बिजनेस चला रहा है, ये एम्प्लॉय से डिस्कस करके बिजनेस चला रहा है, तो ये वाला इसको बोलेगा कि भाई तुम क्यों टाइम जाया करते हो एम्प्लॉयज से बात करने में। ये वाला इसको बोलेगा भाई एम्प्लॉयज भी हमारे पार्ट ऑफ जॉब है, सही है, उनको भी जो है वो हमें देखना है, उनको भी मोटिवेटेड रखना है। तो व्हेन देयर इज डिफरेंस इन रनिंग द इन डिफरेंस इन द वेज ऑफ रनिंग द बिजनेस, देन ऑफ कोर्स देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। और कॉन्फ्लिक्ट जब आएंगे तो जॉइंट वेंचर फिर आपकी दोबारा से टूट सकती है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट ventures। Then we have other form of business, that is
फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस क्या होता है? फ्रेंचाइज इज अ बिजनेस बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ द ब्रांड नेम्स, प्रमोशनल लोगोज एंड ट्रेडिंग मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस। जब आप किसी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस का नाम, उसका लोगो, ट्रेडिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हो, दैट इज नोन एज फ्रेंचाइजिंग। जैसे कि KFC है, KFC सेल इट्स लाइसेंस, इट्स नेम, इट्स लोगो अलोंग विद इट्स ट्रेडिंग मेथड्स टू अदर कंपनीज। तो यूजुअली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंचाइजिंग में, एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर इज द वन हु सेल द फ्रेंचाइज, बेसिकली इसका अपना नाम होता है और ये इसको बेच रहा होता है। एंड फ्रेंचाइजी इज द वन हु बाइज द फ्रेंचाइज। आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं, एम्प्लॉयर जो नौकरी पे रखता है और एम्प्लॉई जिसको नौकरी मिलती है। इसी तरह जो डबल ई आता है आपका एंड में, मतलब के ये खरीदने वाला है, और ER आता है मतलब ये बेचने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी ये दो पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व। ठीक है, तो फ्रेंचाइजर जैसे कि KFC है, अगर वो किसी फ्रेंचाइजी को अपना नाम, अपना लोगो, अपने ट्रेडिंग मेथड्स बेचता है तो दैट इज नोन एज फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस टू अ फ्रेंचाइजर इज दैट फ्रेंचाइजर अर्न्स अ फ्रेंचाइजी franchisor earns as the franchisee is buying the franchise by paying a heavy fee। ये जो आप नाम खरीद रहे हो, लोगो खरीद रहे हो, जाहिर सी बात है ये इतने सालों से ऑपरेट कर रहा है, इसकी अपनी एक गुडविल होगी मार्केट में, तो यूजुअली ये महंगा होता है कि आपका जो फ्रेंचाइजर है वो बहुत महंगा जो है वो अपना नाम सेल करता है टू द फ्रेंचाइजी, तो इससे फ्रेंचाइजर जो है वो पैसे काफी ज्यादा कमाता है। फिर फास्टर एक्सपेंशन फॉर द फ्रेंचाइजर एज कम्पेयर फॉर टू इंटरनल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्रेंचाइजर है, अगर ये खुद अपनी ग्रोथ करता, अपनी शॉप्स खोलता, अपनी ब्रांचेस खोलता, तो इसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता। इंस्टेड इसने क्या करा, इसने फ्रेंचाइज सेल करना शुरू कर दी और इसने बस अपना नाम मेंटेन करा मार्केट के अंदर, तो और भी ज्यादा लोग आते रहे और इसकी फ्रेंचाइज खरीदते रहे, तो एज अ रिजल्ट ये ज्यादा जल्दी ग्रो कर गया एज कम्पेयर टू अगर वो इंटरनल ग्रोथ करता। Thirdly, all the products that are sold have to be obtained from the franchisor। अब जितना भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल KFC जितना भी चिकन सेल कर रही है, वो KFC से ही, हेड ऑफिस से ही खरीदनी पड़ती है, कि KFC के हेड ऑफिस ही अपने सारे ब्रांचेस तक वो चिकन सेल करती है। तो बेसिकली आपके फ्रेंचाइजर को एक और फायदा होता है कि सप्लाईज वगैरह जो है वो उसी से खरीदी जाती है, जिसकी वजह से बल्क बाइंग भी वो कर सकता है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फर्दर रिड्यूस हो सकती है। फिर उसके बाद बात करें एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइज टू अ फ्रेंचाइजी, जो खरीदने वाला है उसको क्या फायदा होता है? देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर। आपका रिस्क ऑफ फेलियर कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस को खरीद रहे हो। तो जब आप एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस को खरीद रहे हो तो अल्टीमेटली आपको फायदा ये होगा कि आपका रिस्क ऑफ फेलियर यहाँ पे कम हो जाता है। फिर ऑल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हैज टू बी पेड बाय द फ्रेंचाइजर। सारा एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब KFC का अगर आप ऐड देखें तो KFC का एक ही ऐड चलता है पूरे पाकिस्तान में। ये नहीं है कि मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ऐड जो है वो KFC बना रहा है और उसको रन कर रहा है, हर एक ब्रांच का अलग ऐड नहीं बन रहा होता। KFC का एक सिंगल ऐड बन रहा होता है। सही है, सारी प्रमोशन एक जैसी होती है, हर ब्रांच पे जो है वो सेम तरीके का जो है वो KFC मिल रहा होता है। देयर इज नो डिफरेंस इन इट। सो ऑल द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हैज टू बी पेड बाय द फ्रेंचाइजर। तो ये भी एक फायदा है फ्रेंचाइजी को कि एडवर्टाइजिंग जो है वो उसकी पेड ऑफ है, मतलब कि एडवर्टाइजिंग उसे खुद नहीं करनी पड़ रही है, ऑलरेडी जो है वो कोई और पे कर रहा है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, फिर ट्रेनिंग टू स्टाफ इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। फिर स्टाफ भी आपको ट्रेन करके कौन देता है? आपका फ्रेंचाइजर। सही है, तो फ्रेंचाइजर पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करके देता है, तो आपके पास जो स्टाफ होता है वो स्किलफुल होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी कस्टमर सर्विस और अच्छी प्रोडक्शन करके देता है आपको। फिर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रेंचाइजर को? If one branch reputation falls, it will impact the whole franchise's business। फॉर एग्जाम्पल KFC की एक भी ब्रांच में अगर कोई चिकन खराब निकलती है तो अल्टीमेटली पूरे KFC का नाम बदनाम होता है। तो बेसिकली एक भी ब्रांच की गलती की वजह से पूरे बिजनेस का जो नाम है वो खराब होगा। देन द फ्रेंचाइजी कीप्स द प्रॉफिट्स फ्रॉम द आउटलेट। अगर फ्रेंचाइजर खुद अपनी आउटलेट खोलता तो सारा प्रॉफिट फ्रेंचाइजर खुद रख सकता था, लेकिन उसने किसी और को अपना नाम और लोगो बेच दिया, तो कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज वो बंदा भी रख रहा है, वो फ्रेंचाइजी भी कुछ प्रॉफिट और परसेंटेज रख रहा है। सो ऑफ कोर्स दैट कैन बी अ डिसएडवांटेज एज वेल फॉर द फ्रेंचाइजर। इंस्टेड ऑफ अर्निंग 100% प्रॉफिट, दे आर अर्निंग 30 और 40% प्रॉफिट, क्योंकि कोई शेयर जो है वो फ्रेंचाइजी भी रख रहा है। फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है टू द फ्रेंचाइजी? लेस इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। क्यों लेस इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग? क्योंकि जाहिर सी बात है
आपको डिसीजन जो भी लेने पड़ेंगे वो फ्रेंचाइजर से पूछ के लेने पड़ेंगे। आप क्योंकि वो बिजनेस एक्चुअली उसका है, आपका नहीं है। आप सिर्फ उसके नाम लोगों के अंडर जो है वो पैसा लगा के बैठे हो, तो ये जो सारे डिसीजन मेकिंग जो है वो ज्यादातर किसकी होगी, फ्रेंचाइजर की ही होगी। देन लाइसेंस फी हैज टू बी पेड विच इज एक्सपेंसिव। आप जो लाइसेंस खरीदने के लिए जो लाइसेंस फी पे कर रहे होते हो, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, वो काफी ज्यादा महंगी होती है। एंड thirdly, a part of sales, some royalty will still have to be paid to the franchisor. तो सेल्स के अलावा कुछ ना कुछ रॉयल्टी, मतलब वो इतने सालों से नाम अपना चला रहा है, तो कुछ रॉयल्टी भी आपको पे करनी पड़ती है टू द फ्रेंचाइजर। सो दैट कैन बी आल्सो वेरी एक्सपेंसिव फॉर द फ्रेंचाइजी, कि उसको अपने प्रॉफिट्स में से, अपनी सेल्स में से कुछ ना कुछ उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजी। मूविंग ऑन टू द कंपनीज नाउ। अब कंपनीज की बात करते हैं। अच्छा, कंपनी से चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। देखिए, अगर हम अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की बात करें और इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये होते हैं आपके सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप्स। दे आर कलेक्टिवली नोन एज unincorporated business, and incorporated businesses are your limited companies। incorporated businesses are your limited companies, जो कि आपकी दो तरीके की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है इसका लिमिटेड लाइबिलिटी का, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का, और कंटिन्यूटी का। अगर हम बात करें अबाउट अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, तो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के पास ये तीनों चीजें नहीं होती। दे डोंट हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, दे डोंट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एंड दे डोंट हैव कंटिन्यूटी। मतलब इनके पास होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दे डोंट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एंड दे डोंट हैव कंटिन्यूटी। वेयर एज अगर हम बात करें लिमिटेड कंपनीज की, तो लिमिटेड कंपनीज के पास जो है ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। दैट इज दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, they have separate legal identity, and they have continuity. So this is the main difference between unincorporated and incorporated businesses. Unincorporated businesses such as sole trader and partnership do not have limited liability, separate legal identity, and continuity, whereas incorporated businesses such as limited companies have लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी। तो ये एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट था, ये दो टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी बेसिक समझनी है, दैट इज के कंपनी के ओनर्स वगैरह कौन होते हैं। तो बेसिकली कंपनी को जो ओन करता है वो होता है शेयर होल्डर। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के जो होते हैं ना, इसको हम कहते हैं ओनर्स, इनको हम कहते हैं पार्टनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन इन लोगों को, ये जो इनके ओनर्स होते हैं कंपनीज के, इनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। सही है, जो कि ओनर ऑफ अ कंपनी होता है। तो शेयर होल्डर्स आर द पीपल हु इन्वेस्ट इन अ कंपनी बाय बाइंग द शेयर्स। और शेयर क्या होता है? शेयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। बेसिकली आपका ये एक प्रूफ होता है कि आपने जो है वो इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो शेयर होल्डर पैसा क्यों लगाते हैं? शेयर होल्डर पैसा इसलिए लगाते हैं बिकॉज दे रिसीव अ रिटर्न ऑन द शेयर्स व्हिच इज नोन एज डिविडेंड्स। और डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स आर पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड दे आर पेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपनीज की बात करें, तो कंपनीज को ओन कौन करता है? कंपनीज को ओन करता है शेयर होल्डर, लेकिन ये चलाते नहीं है कंपनी को। ये शेयर होल्डर जो है वो हर साल एजीएम में, विच इज नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी चलाते हैं।
तो यूजुअली शेयर होल्डर्स हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में आके अपने वोट देते हैं। हर एक शेयर होल्डर का एक वोट होता है और वो इलेक्ट करते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग द कंपनी। ठीक है, तो यूजुअली आपका ये एक थोड़ा सा सिनेरियो होता है इन द कंपनीज दैट के कंपनीज को ओन किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स। कंपनी शेयर होल्डर्स कैसे ओन करते हैं? बाय बाइंग द शेयर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। शेयर क्या होता है? शेयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, और शेयर खरीदने के बदले में आपके शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? इट इज द रिटर्न टू पे टू द शेयर होल्डर्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो कंपनीज जो है वो चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। शेयर होल्डर्स अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग, उनको इलेक्ट करते हैं वो लोग, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रन करते हैं। तो दो तरीके की कंपनीज होती हैं आपकी, देयर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देयर इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Private limited company are medium-sized businesses that can only sell their shares to close friends, relatives, and sometimes workers. वो businesses जो कि अपने shares issue कर सकते हैं to close friends, relatives, and sometimes workers, these are known as private limited companies. Whereas public limited companies are large businesses that can sell their shares to the general public and therefore are listed on stock exchange. तो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डिफरेंस है वो है जिन लोगों को आप शेयर सेल कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन ओनली सेल देयर शेयर्स टू देयर क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली एंड समटाइम्स वर्कर्स एज वेल। वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। स्टॉक मतलब ये शेयर एक्सचेंज होता है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये मार्केट कहलाती है, एक शेयर की मार्केट। तो ये जो है वो किसी को भी अपना शेयर इशू कर सकते हैं, कोई भी खरीदना चाहे तो इस कंपनी में आके शेयर खरीद सकता है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करें उनके फायदे की, तो दे हैव लिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट स्टेक। मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं आपके, शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल एसेट हैं वो रिस्क पे नहीं होते। Secondly, there is separate legal identity. As the owner dies, the business will still continue. Same agreement पे आपका business चलता रहेगा। सही है, there will be no new agreement made. Shareholder मर जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, सही है, लेकिन business continue रहेगा। Thirdly, they are able to raise finance by selling shares. Usually इनको जो है वो एक ऑप्शन एक और इनके लिए बढ़ जाता है कि with the savings, with owners savings as well, they can also issue their shares, कि बेसिकली ये लोग शेयर भी इशू कर सकते हैं मार्केट में, और शेयर होल्डर्स के पैसे भी ये लोग बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं। दे डू नॉट हैव टू इशू देयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक और फायदा होता है कि ये अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, जस्ट लाइक द सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, इन लोग को भी जो है वो पब्लिसाइज नहीं करना पड़ता। मतलब दुनिया को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखाने पड़ते, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इनको लोगों को नहीं दिखानी होती। Then the disadvantages of private limited company is that too many legal requirements before setting up. अब यूजुअली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, मतलब बहुत सारा पेपर वर्क आपको करना पड़ता है और उस पेपर वर्क में काफी ज्यादा आपका पैसा भी खर्च होता है। Secondly, they are unable to sell shares to the general public and therefore have limited finance. They are unable to sell the shares, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल कर सकते हैं शेयर्स टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड समटाइम्स वर्कर्स, एंड दे आर अनेबल टू सेल देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक को भी ये लोग इशू नहीं कर सकते अपने शेयर्स। एंड थर्डली, शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इजीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक जो मसला फेस करना पड़ता है वो ये है कि वो जो है वो शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर द थ्री शेयर होल्डर्स, ठीक है, इन अ कंपनी। अब मिस्टर सी को अगर अपना शेयर बेच के इस कंपनी से जाना है तो इनको मिस्टर बी और मिस्टर ए की इजाजत लेनी पड़ेगी। ही नीड्स द परमिशन टू सेल देयर शेयर्स बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इनकी परमिशन के बगैर शेयर जो है ये अपना नहीं बेच सकता किसी और को। अगर इसको किसी और को सेल करना है शेयर, फॉर एग्जांपल मिस्टर डी को अगर इसको शेयर इशू करना है, तो हमारी एग्रीमेंट, मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी की एग्रीमेंट के बजाय ये मिस्टर डी को शेयर सेल नहीं कर सकता। So this is one of the drawback that the shareholders of a
private limited company faces is that they cannot transfer the shares easily without the permission of other shareholders as well. Whereas public limited company अगर हम बात करें तो public limited companies are the large businesses that can sell their shares to the general public and therefore they are listed on the stock exchange. जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है PSX, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर अवेलेबल होते हैं. What are the advantages of public limited company? Again, they have limited liability, they have separate legal identity, they can easily sell their shares to the general public. तो आराम से ये स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी कंपनी लिस्ट करते हैं, आराम से अपने स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो शेयर सेल करने के लिए लगा देते हैं और जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इनकी कंपनी में वो आराम से जाके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर खरीद लेता है. इट्स जस्ट लाइक अमेजोन पे आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके आप कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हो. ठीक है. एंड फोर्थ इज बेसिकली मोर फाइनेंस इज अवेलेबल as they have a higher status and can acquire bank loans as well. इनके पास जो ऑप्शंस हैं फाइनेंस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. इनको बैंक लोन देने के लिए तैयार होती है. क्यों? क्योंकि यूजुअली ये बड़ा लोन लेते हैं. सोल ट्रेडर को लोन नहीं देती बैंक. क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर बहुत छोटा लोन लेते हैं और बैंक का इंटरेस्ट का इतना बेनिफिट होता नहीं है. वेर एज अगर ये कंपनीज आके लोन लेती हैं तो ये करोड़ों में लोन लेती हैं और बैंक का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बनता है. तो इसलिए बैंक आर रेडीली अवेलेबल टू गिव देम लोन. सेकेंडली दे कैन ऑल्सो इशू शेयर्स. ये पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं तो आराम से वहां से भी इनका फाइनेंस आ सकता है. एंड थर्डली और इसके साथ साथ जो है वो इनकी क्योंकि ये लार्ज बिजनेसेस होते हैं सो यूजुअली दे अर्न अ हायर प्रॉफिट एज वेल और वो प्रॉफिट भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो यूजुअली इनके पास जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं मौजूद. हाउएवर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है कि देयर आर टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज इन सेटिंग अप अ कंपनी. यूजुअली शेयर इशू करने के लिए आपको पहले तो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए तो उसका डॉक्यूमेंट अलग बनता है. फिर दो अलग डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी की पॉलिसीज वगैरह को डिफाइन करते हैं. कंपनी कहाँ खुलेगी, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी में कौन लोग होंगे, कंपनी में कितना शेयर इशू होंगे, मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन इन दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं. तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ती है. लॉयर रखना पड़ता है जो कि आपको गाइड करेगा टू ओपन अ कंपनी. फाइनेंशियल एडवाइजर रखना पड़ेगा जो कि हायर, ये दोनों लॉयर और फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत ज़्यादा तनख्वाहें लेंगे आपसे और आपको ये बताएंगे कि कितने शेयर आपने इशू करने चाहिए. अगर तो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको वो एडवाइस वगैरह देगा. तो टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज सो इट इज़ नॉट ईजी टू सेटअप क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क आपका होता है. सेकेंडली दे हैव टू इशू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली. इनको क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिसाइज करना पड़ता है. मतलब अपना जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब बिजनेस की वैल्यूएशन वगैरह हर चीज जो है वो इनको दिखानी पड़ती है, लोगों को पब्लिसाइज करनी पड़ती है. आप गूगल पे जाके किसी भी पब्लिक लिमिटेड, आप HBL बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्च करेंगे, आपको HBL बैंक का जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख जाएगा क्योंकि वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. तो अक्सर इन कंपनीज को जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन, ये सारी चीजें जो है वो क्या करनी पड़ती हैं, लोगों को पब्लिकली दिखानी पड़ती हैं. देन thirdly, the risk of being taken over as shares are available on stock exchange. There is a high chance that this company, the public limited company, can be taken over as well. क्यों? क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वो स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद होते हैं और कोई अगर वेल्दी या रिच बिजनेस आ गया और उसने जो है वो आपके शेयर्स खरीद लिया, आपकी एक परसेंटेज के अबव शेयर खरीद ले, तो वो आपका जो है वो ओनरशिप हो सकता है और वो आपका टेक ओवर कर सकता है. तो रियल ओनर्स यूजुअली क्या करते हैं, वो 51% शेयर अपने पास रखते हैं, 49% पब्लिक को शेयर करते हैं. लेकिन यूजुअली ये रेशियो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर खर्चे भी बहुत होते हैं और उसमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है. तो अक्सर फिर रियल ओनर्स को क्या करना पड़ता है, शेयर और इशू करने पड़ते हैं और यूजुअली फिर दे आर टेकन ओवर बाय द अदर बिजनेसेस. तो दूसरे बिजनेसेस भी जो है वो इनको टेक ओवर कर सकते हैं. And fourth is the divorce between the ownership and control as shareholders and directors have conflict. अब क्या होता है, यूजुअली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. बेसिकली कंपनी को, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कंपनी का जो कंट्रोलर होता है
जो कंपनी को कंट्रोल करता है वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी को जो ओन करता है, ओनरशिप किसकी होती है? आपके शेयर होल्डर्स की। तो यूजुअली ये जो दोनों पार्टीज हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? बीओडी बोलता है कि भाई पैसे हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ताकि बिजनेस और ग्रो हो, प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि बिजनेस जो है वो और ग्रो हो सके और स्टेबल हो सके। वेर एज शेयर होल्डर बोलते हैं कि प्रॉफिट को जो है वो हमें डिविडेंड में दे दो, सही है, हमें ज़्यादा रिटर्न दो, सही है। तो ये जो इंटरेस्ट है दोनों के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गए, दैट इज द डाइवोर्स बिटवीन द ओनरशिप एंड कंट्रोल। कि जो कंट्रोलर है उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और जो ओनर है उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। तो यूजुअली ये फिर आपके बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और उसकी वजह से आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो फेल भी काफी ज्यादा होती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है पब्लिक कॉर्पोरेशंस। अब यूजुअली बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा पब्लिक कॉर्पोरेशंस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों को एक ही बात समझता है और दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। प्लीज 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 आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हुए। पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस। ये पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस होते हैं, इनको गवर्नमेंट ओन करता है। वेर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिखा हुआ है आगे उसके लिमिटेड कंपनी या पीएलसी, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। Public corporations and are owned and controlled by the government. So please don't get confused within this particular wordings. पब्लिक कॉरपोरेशन है ये और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। दोनों में ये इतना बड़ा डिफरेंस है नाम का, तो पता नहीं आप लोग कैसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वेयर एज पब्लिक कॉरपोरेशंस आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दीज आर द पब्लिक सेक्टर बिजनेस, जैसे के इलेक्ट्रिक, एसएसजीसी। So these are owned and controlled by the government. For example, SSG, CPI, AK Electric, दुबई म्यूनसिपैलिटी, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस, तो ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस होते हैं और इनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द सोसाइटी। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यूजुअली होते हैं सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स, कि ये सोसाइटी को जॉब्स प्रोवाइड करें, ये एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूशन से बचाएं, और इकोनॉमिकल मतलब कि जो भी ये री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सारा प्रॉफिट जो भी कर रहे हैं वो री इन्वेस्ट करें और थोड़ा बहुत अपने आप को, अपने शेयर होल्डर्स को या अपने गवर्नमेंट को दें। तो बेसिकली इनके ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेनली, सही है, और ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जैसे अब वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक वगैरह ये सारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सही है, बेसिकली ये सबको बिजली फराहम कर रहे हैं, सही है, सबको पानी फराहम कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि करप्शन है यहाँ पे, सही है, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। तो फायदे क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर होता है, जितने ज्यादा पब्लिक कॉर्पोरेशन होंगे उतना ज्यादा सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, तो सोसाइटी के लिए वेलफेयर होता है। फिर मोर एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, जैसे पीआईए में माशाल्लाह से ओवर वर्कफोर्स जो है वो ओवर हायर्ड है, मतलब अगर 100 सीटें हैं, 100 वैकेंसीज मौजूद हैं, तो 500 वैकेंसीज फिल्ड है। तो मतलब कि ओवर, हर किसी की जॉब मिलती है और जॉब जाती भी नहीं है, मतलब निकालते भी नहीं है आपको। फिर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस फॉर एवरीवन। प्रोडक्ट उसके लिए नहीं बनाया जाता जो पैसे देगा, सिर्फ प्रोडक्ट सबके लिए बनाया जाता है, सही है। आप देखें, आप अगर के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक सबको जो है वो बिजली प्रोवाइड कर रही है। हाँ, अलग बात है, कोई अगर बिल नहीं पे कर रहा है तो काफी सालों से, तो वो उसकी जो है वो बिजली काट के चले जाते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो बिल भरे, सही है, लेकिन दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एवरीवन। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब जैसे रोड की एग्जांपल ले लें, हाईवे रोड की एग्जांपल ले लें, रोड सब लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई आके रोड का यूजेज किसी का भी रोक नहीं सकता। स्ट्रीट लाइट देखें तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है? बिजनेसेस कैन बी यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। अब जैसे ही इलेक्शन करीब आ जाते हैं, सही है, तो क्या होगा? काम तेजी से होना होगा, आपको यूनिवर्सिटी रोड पूरा तैयार हो जाएगा, जल्दी से इलेक्शन आ जाए तो यूनिवर्सिटी रोड आपको पूरा आपको रेडी मिलेगा, सारा जो भी ट्रैफिक, जो भी कचरा, हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी, कराची कराची लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो वैसे ही ये सारे बिजनेसेस जो है वो अपना काम छोड़ देंगे, फिर वही धूल मट्टी कचरा हर जगह आपको दिखेगा। तो यूजुअली ये बिजनेसेस जो है वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे जो म्यूनसिपैलिटी सर्विस है कराची, सिंध वेस्ट मैनेजमेंट, वो बिजनेस जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो गवर्नमेंट जब इलेक्शन आते हैं, वोट चाहिए, तो उसको इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल पर्पस के लिए।
और जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो फिर वो आपस दोबारा से जो है वो अपने काम को वैसे ही कर लेगी जैसे पहले था। एंड ऑफ कोर्स दे आर लेस एफिशिएंट एज वेल। आप देखें नादरा के बाहर इतना वर्कफोर्स है, इतने ऑफिसेज हैं, फिर भी हर एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर आपको लाइनें दिखेंगी, बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं। तो ये क्यों? बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट। अभी कभी इनका लंच ब्रेक हो जाता है, कभी बंदा छुट्टी कर लेता है, कभी बंदा काम पे नहीं आता। मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में क्योंकि जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, तो इसलिए वर्कर्स आर वेरी लेस एफिशिएंट। पासपोर्ट ऑफिस चले जाए, मतलब पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं कि हर किसी का पासपोर्ट जो है वो बन रहा है। आप जब जाओ वहां पे आपको रश ही रश मिलेगा। आप नादरा के ऑफिस के बाहर जाओ, आप देखो एनआईसी बनाने के लिए हर वक्त लोग खड़े रहते हैं, बाहर तक लाइनें लगी रहती हैं। पता नहीं कब बनेंगे सबके एनआईसी। तो व्हाई इज दैट? बिकॉज दे आर ऑल आर दीज बिजनेसेस आर लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट मतलब आप अगर के इलेक्ट्रिक पे कंप्लेन करो, अरे भाई आपकी बिजली नहीं आ रही, तो वो 3 से 4 दिन बाद आते हैं आपकी बिजली सही करने। ठीक है। तो व्हाई आर दे एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन दैट दे आर लेस एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होता है निकाला जाएगा नहीं हमें, सही है, और हमारी जॉब सिक्योर्ड है, तो इसलिए काम करके क्या मिलेगा। ठीक है। पैसे भी टाइम पे आते हैं, तनख्वाह भी टाइम पे आती है, तो काम कौन करेगा फिर? तो इसकी वजह से यूजुअली दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर भी एंड होता है, चैप्टर नंबर 4। सही है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप लोग से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो इसके जो भी टॉपिकल पास पेपर्स हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करे में, वो आप जो है वो कंप्लीट कर लिएगा। ठीक है।